औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 9th क्लास की इंग्लिश। और 9th क्लास की इंग्लिश में हमारे पास यूनिट है जी, यूनिट नंबर 5। और प्यारे बच्चों, हम इस यूनिट का नाम है जी डैफोडिल। डैफोडिल एक्चुअली एक पोएम है और आज हम इस पोएम की एक्सरसाइज जो है ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम बढ़ते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इस पोएम का थीम है। वी प्रोबेबली हैव सम मोमेंट्स इन आवर लाइफ। हम गालबन अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात रखते हैं दैट वी रिप्ले इन आवर मेमोरी, जो हम अपनी याददाश्त में रिप्ले करते रहते हैं, बार बार दोबारा रिवाइज करते रहते हैं, देखते रहते हैं, दोबारा बार बार घुमा घुमा के देखना। इमेजेस टू विच फोटोग्राफ्स और वीडियोज कैन नॉट डू जस्टिस। वो तस्वीरें और फोटोग्राफ्स, वो तस्वीरें और अक्स और वीडियोस जो कि इंसाफ नहीं कर पाती, बिकॉज दे कैन नॉट कैप्चर आवर फीलिंग्स, क्योंकि ये हमारे एहसास को काबू में नहीं कर पाती। इन दिस पोएम, इस नज़म में विलियम वर्ड्सवर्थ कैप्चर बोथ। विलियम वर्ड्सवर्थ कैप्चर्स, कैप्चर मतलब शूट करना, उसे स्मो लेना, बोथ द इमेजेस अक्स को एंड फीलिंग्स और एहसासात को, कंसर्न विद द स्पेशल मोमेंट ऑफ लाइफ ऑफ हिज लाइफ, अपनी जिंदगी के खास लम्हात के लिए वो कैप्चर कर लेता है जी। दिस पोएम, द पोएम इज अ ट्राइब्यूट टू नेचर। ये नज़म एक खराज तहसीन है कुदरत कुदरत की बनाई हुई खूबसूरती को, एंड इट्स मैनिफेस्टेशन इन इट्स ऑल ग्लोरी इट्स ग्लोरी, और इसकी अजमत की शान को। इट ब्यूटिफुली प्रेजेंट्स, ये खूबसूरती से बयान करती है दैट बिफोर अस नॉट ओनली द अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग ब्यूटी ऑफ नेचर, पुरकशिश और खुश कर देने वाली खूबसूरती को न सिर्फ जाहिर करती है, बट आल्सो प्यूरिफाइंग एंड इनड्यूरिंग इम्पैक्ट ऑफ इट ऑन ह्यूमन बीइंग्स, बल्कि इंसानों का इसके जो असरात, इसकी खूबसूरती के जो असरात हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग है, न ख़त्म होने वाले हैं, उनको भी जाहिर करती है। प्यारे बच्चों को थीम याद आ गया, समझ आ गया, सॉरी जी, प्यारे बच्चों को थीम समझ आ गया। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अब जो हमारा फेडरल बोर्ड का सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन है, न्यू SLO बेस्ड सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन है, तो प्यारे बच्चों ने थीम जरूर याद करना है, क्योंकि थीम में बाज़ औक़ात वो यहाँ से पैराग्राफ लेके कहता है जी कि इसका सेंट्रल आइडिया बयान करें, तो आपने यही सेंट्रल आइडिया भी यही होता है जी। तो प्यारे बच्चे समझ गए। हमारे पास ग्लॉसरी आएगी जी। ग्लॉसरी में वर्ड मीनिंग होती है जी, फ्लटरिंग, मूविंग इन द एयर, हवा में उड़ना, फ्लटरिंग हवा में उड़ना। ग्ली, जॉय, खुशी, ठीक है जी, जॉय या फिर हैप्पीनेस। होस्ट, इन लार्ज नंबर, ज्यादा तादाद में। जोकंड, हैप्पी, खुशी वाली कंपनी। ट्विंकल, रोशनी का चमकना और फिर बंद होना, फिर चमकना, से हम ट्विंकल कहते हैं। शाइन विद अ लाइट, एक रोशनी के साथ चमकना। डैट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम ब्राइट टू फेंट एंड फ्रॉम फेंट टू ब्राइट, मध्यम होना फिर ऊंचा होना, ऊंचा होना और फिर मध्यम होना, ये होता है ट्विंकल। पेंसिव, थाटफुल, जब गमगीन होता है, उसके जहन में कई ख्यालात आ रहे होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेंसिव मूड। सॉलिट्यूड, तन्हाई, लोनलीनेस, अकेलापन। जी तो प्यारे बच्चों समझ आ गई। कंप्रीहेंशन है प्यारे बच्चों हमारे पास। कंप्रीहेंशन में हमारे पास पहला क्वेश्चन है जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो सेंट्रल आइडिया देखते हैं जी। सेंट्रल आइडिया क्या है जी, हमारे पास सेंट्रल आइडिया है, वी प्रोबेबली हैव मोमेंट इन आवर लाइफ दैट वी replay in our memory, images to which photographs or videos capture our feelings. In this poem, William Wordsworth captured both the images and feeling concerned to a special moment in his life. Poem is a tribute to nature and its manifestation in all its glory. It beautifully presents before us not only the attractive and exciting beauty of nature, but also the purifying and enduring impact of it on human beings.
तो प्यारे बच्चों सेंट्रल आइडिया आपको समझ आ गया। ये पहले वाला जो है वो समझाया, उसी में से आप इसको देख लीजिएगा, इसकी ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, व्हाट डू द डैफोडिल रिप्रेजेंट्स इन दिस पोएम। आंसर है जी, डैफोडिल्स रिप्रेजेंट्स द नेचर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन बीइंग। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, व्हाट वेल्थ डू मेमोरीज ऑफ सीन give to the poet. The poet thinks that wealth of joy and peace that scene had brought to him. जी तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है जी, लिस्ट द वर्ड दैट heighten the sound effect in the poem. Vales and hills, cloud and crowd, trees and breeze, joke and company. How has the poet heightened the impact of the poem by using the figurative language? The poet has highlighted the impact of poem by using the figurative language. He prints the images of lakes, fields, trees, and stars in an artistic manner. The poet compares the daffodils to the Milky Way galaxy and dreams to dance with daffodils. प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिगरेटिव लैंग्वेज या फिगर्स ऑफ स्पीच। तो हमारे पास बस 3 ही चीजें हैं यहाँ पर, तो इन्हीं को हम 4 चीजों को डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे है सिमिली। तो जरा गौर से समझिएगा, सिमिली क्या है। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइक और एज इज यूज टू मेक द कंपैरिजन बिटवीन टू आइडियाज दैट आर बेसिकली डिसिमिलर। हर आईज ट्विंकल्ड लाइक स्टार, ये अब लाइक स्टार शो कर रहा है कि यहाँ पर सिमिली यूज हुई है। शी वॉज एज बिजी एज बी जो है ये शो कर रहा है, एज जो है शो कर रहा है कि ये सिमिली यूज हुई है। दूसरे नंबर पे हमारे पास मेटाफर। इफ वी राइट अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स एंड ओमिट द वर्ड लाइक, देन वी आर यूजिंग अ मेटाफर। एग्जाम्पल है जी, he proved a line in the fight, और दूसरा his heart is red with a red rose। तो रेड रोज डायरेक्ट उसने रेड रोज कह दिया है, दैट इज मेटाफर। डायरेक्ट उसने लाइन कह दी है बजाय उसके कि लाई का लाइन कहता, तो वो सिमिली हो जाती। अब ये मेटाफर हो गया। पर्सोनिफिकेशन क्या है जी, इट इज द फिगरेटिव लैंग्वेज techniques where an object, an idea is given the human characteristics or the qualities. Example है जी, the candle flame danced in the dark। अब जो डांस है ये इंसान करते हैं बेटा, तो यहाँ पर वो कह रहा था कैंडल फ्लेम, मोमबत्ती का जो फ्लेम था वो डांस कर रहा था अंधेरे में। तो इंसान वो गैर जानदार चीज़ों की खासियत को इंसानों में ढूंढ रहा है, तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। द सनफ्लावर नोडेड, नोडेड इशारा करना, आंखों का इशारा करना। अब हवा जब चलती है तो वो भी सर का इशारा करते हैं, सारे हिला हिला के इशारा करते हैं, तो ये भी क्या होगी, पर्सोनिफिकेशन। द सनफ्लावर नोडेड इन द विंड। इमेजरी, आपने मूवी देखी होगी ना, जस्ट इमेजिन, ये वही वाला इमेजिन है। जब आप इमेजिन करते हैं कोई दुनिया, कोई ऐसी वर्ल्ड, तो वो होती है हमारे पास इमेजरी। इमेजरी इज द construction of detail used to create mental images in the mind of the reader through the visual scenes as well as the scenes of touch, smell, taste and sound। विजुअल में हमारे पास ह्यूज ट्रीज हैं, इन द डार्क थिक एंड डार्क फॉरेस्ट है जी। ऑडिटरी में सुनने वाली चीजें होती हैं, द रस्टिंग ऑफ लीव्स। स्मेल में हमारे पास सेंट ऑफ एप्पल्स। टेस्ट में हमारे पास स्वीट एंड जूसी ऑरेंज। टच में हमारे पास रग्ड एंड रफ पाथ। प्यारे बच्चों को ये फिगर ऑफ स्पीच समझ आ गई, ये याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में इन्हीं में से एक या दो पॉइंट्स आ जाती हैं। जी तो प्यारे बच्चों, इन डैफोडिल सिमिलीज आर यूज्ड इन स्टैंजा 1 and 2। कैन यू टेल व्हाट टू थिंग्स आर कंपेयर्ड इन दीज स्टैंजा। क्या चीजें कंपेयर की गई है जी, यहाँ पर लोनली एंड क्लाउड। द पोएट डिस्क्राइब हिमसेल्फ लोनली एज अ क्लाउड, अपने आप को एक तन्हा अकेले बादल की तरह से वो ये करता है। और दूसरा में कंटिन्यूस एज स्टार,
The poet described the endless rows of daffodils as the shining star in the Milky Way. प्यारे बच्चों को समझ आ गई? Pick out the example of personification from the poem. तो एग्जाम्पल है जी, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. ये जो क्राउड है, क्राउड है, ये हमारे पास पर्सोनिफिकेशन है. क्राउड लोगों का होता है, यहां पर इस क्राउड से मतलब है डैफोडिल के फूल. तो ये हमारे पास पर्सोनिफिकेशन आ गई. बच्चों को समझ भी आ रही है या मैं ऐसे ही बोलता जा रहा हूं? जी तो प्यारे बच्चों, here is the list of few similes, metaphors and personification. Can you identify them? Write S for simile, M for metaphor and P for personification. तो प्यारे बच्चों, चलते हैं हमारे बॉक्स के अंदर और देखते हैं, लगाते हैं जनाब. टाइम इज मनी, ये क्या है? आई थिंक मेटाफर है. नहीं जी, सिमिली है. टाइम इज मनी, सॉरी सिमिली. एज बिजी एज बी, ये भी सिमिली है क्योंकि एज वर्ड यूज हो गया. द विंड विस्पर द रोमर्स ऑफ द फॉरेस्ट, तो ये हमारे पास क्या है जी? पर्सोनिफिकेशन है. विस्पर्ड, विंड विस्पर्ड, विस्पर्ड लोग करते हैं भाई, यहां पर विस्पर विंड कर गई, साढ़े नाल मजाक हवा कर गई है जी. एज जेंटल एज लैम्प, ये एज का वर्ड यूज हो गया तो हमें पता चल गया ये क्या है? सिमली. द सॉरी इंजन स्वीज्ड इट्स डेथ कफ. अच्छा, ये जो इंजन साहब है, ये अपनी डेथ की खांसी अपने आखिरी ऐसे किया और मर गया है. द सॉरी इंजन डेथ, तो ये क्या हमारे पास पर्सोनिफिकेशन है भाई. इंजन की डेथ हो रही है वो, और ऐसे हो रही है जैसे इंसानों की होती है. ऐसे नहीं होता भाई, इंजन की डेथ डेथ ही नहीं होती. द हार्ट ऑफ लाइन, जी मेटाफर. द एप्पल ऑफ माई आईज, ये क्या है? ये सिमिली, सिमिली है जी. अ कनिंग फॉक्स एज फॉक्स, अ कनिंग एज फॉक्स, ये भी सिमिली है. एज का वर्ड यूज हो गया. ब्राउन ग्रास वाज being for water, beginning for water. The brown grass was being for water. तो ये हमारे पास क्या है जनाब? पर्सोनिफिकेशन है. ब्राउन ग्रास वाटर, बीइंग फॉर वाटर. एज वाइज एज ओल, ये हमारे पास सिमिली है. ब्लैंकेट ऑफ स्नो, ये हमारे पास मेटाफर है. एज ब्लैक एज क्रो, ये भी सिमिली है. बच्चों को समझ आ गई? Underline the word and phrases that depicts imagery in the poem. तो इमेजरी वाले जो लफ्ज हैं वो है फ्लटरिंग, डांसिंग, मिल्की वे, टोजिंग देयर हेड्स, स्प्राइटली डांस. ये सारे क्या हैं? इमेजरी वाले वर्ड हैं. वोकैबुलरी है प्यारे बच्चों हमारे पास. यूज द ट्रेजर ऑफ टू फाइंड द थ्री मोर सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग. तीन और मजीद हमने, ये एक ही वर्ड है. सा देखना, गैलस देखना, गेज देखना. अब इन देखने में फर्क है जी. सा होता है कुछ चीज, जैसे बंदा देख, जाने में अनजाने में कुछ चीज देखता है, या हम जा रहे हैं आगे सामने एक गाड़ी आ रही है ऐसा आकर. गैलेंस होता है इत्तफाकिया तौर पे देखना, गैलेंस, और फिर उसको गौर से देखना, टिक टिकी बांध के देखना. गैलेंस, एक नजर उठा के देखना फिर वापस आ जाना. ठीक है, ये होती है गैलेंस, इत्तफाकिया निगाह. और गेज, किसी को टिक टिकी बांध के जब हम देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, नजरें हटाते ही नहीं है जब तक कि वो नजरों से ओझल ही ना हो जाए. तो ये तीन हमारे पास सिनोनिम्स है. अब हम इसके मजीद सिनोनिम तीन और ढूंढ लेते हैं जी. तो तीन मजीद है जी. वॉच, सी एंड लुक. वॉच, जैसे टीवी को हम वॉच करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं. सी होता है बहुत सारी चीजें जिसमें नजर आती है, वो सी होता है. लुक होता है पर्टिकुलर थिंग को हम सिर्फ उसी चीज को देखना, वो है लुक. और वॉच होता है निगरानी करते हुए. ठीक है जी. फिर इसी तरह से शाइन है, ट्विंकल है और स्पार्कल है. शाइन चमकना होता है, ट्विंकल होता है चमकना बंद होना, चमकना बंद होना. स्पार्कल वहां से जो रेज निकलती है, लेकिन सारी चमक ही होती है. तो इधर अब हम इनके मीनिंग्स को देख लेते हैं जी. वर्निश, ग्लिमर और फ्लैश. फ्लैश का भी पता है, ग्लिमर का भी पता है और वर्निश का भी पता है जी. तो प्यारे बच्चों, कनोटेशन होता है ये हमारे पास. कनोटेशन मीन्स द एटीट्यूड एंड फीलिंग एसोसिएटेड विद द वर्ड
and opposed to its literal meaning. Solitude पॉजिटिव connotation होता है और lonely ये एक नेगेटिव कनोटेशन है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब आपने बताने हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कनोटेशन। गेज्ड, देखते हैं ये क्या है। नॉट टू लुक। स्पेसिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव कनोटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टेयर्स, स्टेयर ब्लाइंड, यदि इसको जो देखने वाला नहीं होगा तो ब्लाइंड होगा। शाइन चमकना, डल, और ग्लेयर डार्क, उल्ट मीनिंग बता रहे हैं। सिंगल, हॉर्ड, सिंगल, हॉर्ड जैसे हम गला कहते हैं, बहुत सारे जानवर जिसमें होते हैं। कलेक्ट इकट्ठा करना, और लूज ढीला छोड़ देना। यूज द वर्ड गिवन इन एक्टिविटी बी इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। तो जुमले बनाने हैं बेटा। गेज, gazed upon by over a country's geologist. Stare, do not stare at me. Shine, stars are shining on the sky. Glare, a good example of discomfort. Glare is leaving a dark room and moving into a bright sunlight. Hoard, hoard are wealth that what a man needs is a sin. Collecting old coin in my hobby. Collecting head coins. पहले बच्चों ग्रामर है हमारे पास। कलेक्टिव नाउन है a singular noun such as committee or team that refer to a group of people, animal and things is called collective noun. For example, crowd, ये क्या है? Compound collective noun है। Is the poem refer to the collection or large number of daffodils? कलेक्शन ऑफ शिप्स को क्या कहेंगे? कलेक्शन ऑफ कैटल को क्या कहेंगे? कलेक्शन ऑफ सिंगर्स को क्या कहेंगे? कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स को क्या कहेंगे? जी, तो कलेक्शन ऑफ जो कलेक्शन ऑफ शिप्स है इसे हम क्या कहेंगे? कलेक्शन ऑफ शिप्स फ्लीट कहते हैं इसे। कलेक्शन ऑफ कैटल जो होता है इसे हम कोरस कहते हैं, सॉरी कलेक्शन ऑफ सिंगर इसे कोरस कहते हैं। फिर है कलेक्शन ऑफ कैटल, इसे हम हर्ड कहते हैं। कलेक्शन ऑफ सोल्जर इसे हम आर्मी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ गई है? अंडरलाइन द प्रपोजिशन ऑफ प्लेस इन द पोएम। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस जिसमें जगह बताई जाती है उसे हम कहते हैं। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस यूज इन द पोएम इज एज फॉलोज: ऑन, इन, विद, अलोंग, बिसाइड, बीनीथ, एक्सेट्रा। Use the following preposition in sentences of your own: behind, beside, next to, under, over, along, across. जी तो प्यारे बच्चों, ये हमने behind का जुमला बना दिया। The post office is behind the building. Beside, the car parking is beside the bank. Next to, Shoaib was sitting next to me. Under, the cat is sitting under the table. Over, birds are flying over the sea. Along, he was walking along the river. Across, the bank is situated across the river. बच्चों को समझ आ गई? Conjunction क्या होता है? Conjunction, join word and sentences. There are two kinds of conjunction: coordinating conjunction और subordinating. फंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग। These conjunction join sentences of equal rank. और subordinating, these conjunction join sentences one of the dependent to other. But, are, nor, neither, also, however, only, so, hence. ये हमारे पास coordinating conjunction। और subordinating conjunction क्या होते हैं? Because, that, while, unless, as, when, since, if, through. जी तो पहले बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजंक्शन है जी। पहले में क्या आता है? ही रैन फास्ट डैश ही मिस द ट्रेन। ही रैन फास्ट बट ही मिस द ट्रेन।
Wait dash I return. Wait till I return. Work hard dash you should fail. Work hard इसमें आएगा जी unless you should fail. I do I did not come dash you did not invite me. I did not come because you did not invite me. You will get a prize dash you diverse it. You will get a prize. तो इसमें आएगा इनके पास if you deserve it. यहां तक मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ गई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जी। तो प्यारे बच्चों नीचे हमारे पास है जी यूज एनी 5 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड एनी 5 सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन योर ओन सेंटेंसेस। चलिए जी ये 10 सेंटेंसेस हैं ऊपर कोऑर्डिनेटिंग वाले हैं। आई एज वेल एज ही एम एट फ्रूट। Either I or you are going Lahore. I am going to school. Will you come with me? I am going to start the business. Will you invest in it? I cannot work because I am tired. ठीक हो गया जी। अब चलते हैं सबऑर्डिनेटिंग की तरफ। He did not come because he was ill. Do not meet your friend. He has a bad reputation. I am so tired that I cannot walk because be careful lest you lost everything. I am going to change my worker as is dull worker. तो प्यारे बच्चों ये थी एग्जांपल्स 5 की। आगे बढ़ते हैं। जी तो पार्टिसिपल होते हैं जी। पार्टिसिपल इज द वर्ब फॉर्म यूज एज एन एडजेक्टिव टू मॉडिफाई द नाउन एंड प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं? ऑल द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंडिंग इन आईएनजी। जैसे एग्जांपल द लाफिंग लेडी, द फॉलिंग टेम्परेचर, द स्टनिंग रिमार्क। पास्ट पार्टिसिपल में जैसे इसकी एग्जांपल है द टायर्ड डांसर, द इंजॉयड प्लेयर, द क्रैकर वेस। तो ये अब आपने याद रखने हैं और जब एग्जाम में आ जाए तो ये आपने यूज भी करने हैं। हाउएवर इरेगुलर वर्ब हैव वेरियस पास्ट पार्टिसिपल एंडिंग सच एज थ्रोन, रिडन, बेल्ट एंड गॉन। Underline the participles in the following sentence. He was so shocked due to accident that he was not speak. तो इसमें हमारे पास shocked जो है ये पास में आ गया। The galloping horse scared the child. तो इसमें हमारे पास क्या आ गया पहले बच्चों? इसमें हमारे पास आ गया galloping प्रेजेंट में आ गया। I do not want that burnt toast. तो इसमें देखते हैं जी क्या आ गया हमारे पास बर्ट और ये भी पास में आ गया। डू नॉट फ्राइटन दैट डॉग डजंट बाइट। डजंट बाइट जो है फ्राइटन आ गया और ये पास्ट में है। द ग्लोरी वाज कैरिंग स्टोलन गुड्स प्रेजेंट। एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड प्रिपेयरिंग द थिंग्स फॉर द ट्रिप। एक्साइटेड और ये भी प्रेजेंट में आ गया। If the children are bored, take them to the park. जब बच्चे बोर हो जाएं तो इन्हें आप पार्क में ले जा सकते हैं। Make the sentences using the present participle and 5 sentences using the past participle. पहले present वाले a flying airplane looks like a kite. Putting on his clothes we went out. Running water is clean. Water of running stream is clear. He could not get hold of blanket flower flowing in the running water. I am going to school. Mother was worried for her lost child. Arshad is playing game. Shoaib is watching movie.
Asif was injured in yesterday match. राइटिंग स्किल है हमारे पास पैराफ्रेजिंग राइटिंग पैराफ्रेजिंग इज रीराइटिंग अ पोएट्स utterance or ideas in one's own word without altering the meaning of original बगैर किसी तब्दीली के जो असल अल्फाज होते हैं जो शायर ने लिखे होते हैं उन्हीं को हूबहू वैसे लिख देना और उसका मकसद भी वही रहे इसे हम पैराफ्रेजिंग कहते हैं दस स्टैंजा टेक्स द शेप ऑफ द प्रोज बस ये आपने याद रखना है कि जो स्टैंजा या पैराग्राफ है उसको हमने नसर की शक्ल में लिख देना है इट इज ऑफ सेम लेंथ उतनी ही लेंथ रखनी है एज द ओरिजिनल बिकॉज द पर्पज इज टू रीफ्रेज विदाउट गोइंग टू एनी अननेसेसरी डिटेल किसी डिटेल में जाए बगैर हमने उसको रिफ्रेज करना होता है मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ गई पैराफ्रेज द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम चलिए जल्दी से इसको मैं पैराफ्रेज कर देता हूँ Often I lie on my bed in a sad or serious mood. In this mood, the daffodil flowers come suddenly to my mind or thoughts. This is a great blessing for me in my lonely condition. My heart is filled with happiness. This is happy mood. My heart dances with the daffodils. बच्चों को समझ आ गई यानी हमने इसमें बगैर कोई तब्दीली किए हमने लिखा कि आफन कभी कभार आई लाई इन माई बेड मैं अपने बेड में जब लेटता हूँ इन अ सैड और सीरियस मूड जब उदास होता हूँ या फिर सीरियस होता हूँ इन दिस मूड इसी मूड में द डैफोडिल फ्लावर्स कम सडनली अचानक मेरे ख्यालों में आ जाते हैं टू माई माइंड एंड थॉट्स और मेरे दिमाग में और ख्यालों में आ जाते हैं दिस इज अ ग्रेट ब्लेसिंग ये एक अल्लाह ताला की अजीम नेमत है फॉर मी मेरे लिए इन माई लोनली कंडीशन मेरी तन्हाई की हालत में माई हार्ट इज फिल्ड विद हैप्पीनेस मेरा दिल खुशियों से भर जाता है इन दिस हैप्पीनेस मूड इस खुशी के मूड में माई हार्ट डांसेज विद डैफोडिल मेरा दिल भी उसी तरह डांस करता जैसे डैफोडिल के पौधे फूल डांस कर रहे थे मेरे बच्चों को समझ आ गई चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं थकना नहीं है ना हारना है जी तो प्यारे बच्चों समरी है जी दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय विलियम वर्डवर्थ a romantic poet he is known as the poet of nature because of its love for it most of his poems describe the nature and its beauty समरी है प्यारे बच्चों we probably have moments in our life that we replay in our memory images to which photographs or videos cannot do justice because they cannot capture our feelings. In this poem, William Wordsworth captured both the images and feelings concerning to a special moment in his life. The poet is a tribute to nature and its magnification in all its glory. It beautifully presents before us not only the attractive and exciting beauty of nature but also the dash and enduring impact of it on human beings. In this poem, the poet describes an experience of enjoyment at the sight of beautiful daffodils. Once he was walking in the countryside when he came across a large number of daffodils growing along with the bank of lake. The flowers were moving and dancing in the breeze. This sight delighted the poet and he looked at the flower for a long time. The sight left a lasting impression on his memory. As a result, whenever he is alone and in a sad mood, the same sight comes into his imagination and fills his heart with pleasure. This experience has become the permanent source of pleasure for the poet. प्यारे बच्चों ये था आज आपका लेसन उम्मीद है आपको पसंद आया होगा इंशाल्लाह हाजिर होगा एक और ज़बरदस्त किस्म की वीडियो के साथ और इसी तरह से हम सीखते और सिखाते रहेंगे और दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद